औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन 9, 10 और 11 की वजाहत करूंगी मैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई रॉस डिड नॉट अलाउ मलेरिया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट हेल्दी पर्सन। ये जो रोनाल्ड रोज जिसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे कि रोनाल्ड रोज ने मलेरिया इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट हेल्दी पर्सन, क्यों एक इन्फेक्टेड मॉस्किटोज जो था उसको एक हेल्दी पर्सन को बाइट क्यों नहीं करवाया। जो एक सेहतमंद शख्स था उसको उसने क्यों नहीं अपने एक्सपेरिमेंट में जो है वो शामिल किया, ये देखने के लिए कि मलेरिया इन्फेक्ट कर रहा है मॉस्किटोज के जरिए से, मलेरिया की वजह से जो है मॉस्किटोज की वजह से मलेरिया फैल रहा है। तो इफ अ मलेरियल इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन्स, द पर्सन्स कुड गेट इन्फेक्टेड बाय मलेरिया। जब भी वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, स्पेशली बायोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें कभी भी जो है वो हेल्दी पर्सन्स को नहीं लिया जाता, स्पेशली ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए जहाँ पर डिजीजेस को चेक किया जा रहा हो। तो सबसे पहले उसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स को लेके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके बाद जो है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर रोनाल्ड रोज ने भी एक हेल्दी पर्सन्स को, एक सेहतमंद शख्स को एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं लिया था। तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं कि इफ अ मलेरियल इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन्स, द पर्सन्स कुड गेट इन्फेक्टेड बाय मलेरिया। अगर रोनाल्ड रोज सेहतमंद शख्स को लेता और मच्छर उसको काट के देखता है कि मलेरिया जो है वो उसकी वजह से फैल रहा है या नहीं, मच्छरों की वजह से, तो ये चांस था कि वो जो हेल्दी पर्सन है उसे भी मलेरिया हो जाए। So Ronald Rose did not allow a malarial infected mosquitoes to bite a healthy persons to prove his experiment। लिहाजा रोनाल्ड रोज ने क्या किया, उसने ये अलाउ नहीं किया कि मलेरिया जो है वो जो है वो मॉस्किटो जो है वो एक बाइट करे किसी हेल्दी पर्सन्स को। He examined the blood of mosquitoes under microscope। उसने ब्लड को मॉस्किटो का जो ब्लड था उसे माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। अ स्टूडेंट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ salivary amylase। ही विल डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू रीच कंक्लूजन्स। व्हाट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फर्स्ट स्टेप टू डू। स्टूडेंट जो है वो क्या इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ salivary amylase। salivary amylase की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ये देखने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया ताकि वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकें कि व्हाट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फर्स्ट स्टेप टू डू। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए वो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो कौन सा होना चाहिए। तो जब हमने रीडिंग की थी और हमने जो है वो अपने रीडिंग मटेरियल को स्टडी किया था, उसमें हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें जो है वो देखी थी कि कौन कौन से वो स्टेप्स होते हैं जो भी किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम स्टूडेंट मस्ट टेक ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो ये रिकॉग्नाइज करे कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मीन्स किस चीज़ को उसने आइडेंटिफाई करना है, किस चीज़ को उसने जो है वो उस एक्सपेरिमेंट जो है वो उसने करना है, कौन सी चीज़ फाइंड करने के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, उसे प्रॉब्लम जो है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स को जब ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके बाद उसने जो है वो ऑब्जर्वेशंस लेनी है, मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेशंस जो है वो स्टूडेंट्स लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो कौन सा स्टेप होता है, वो सेकंड स्टेप्स होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर, जैसे अब ये स्टूडेंट्स जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ salivary amylase। salivary amylase के ऊपर मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं उसके लिए, तो उसके लिए क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं कि हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट salivary amylase एक्टिविटी। किस तरह से टेम्परेचर, जो दर्जा हरारत होता है, वो salivary amylase की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। डज pH इन्फ्लुएंस द एंजाइम्स एक्टिविटी। क्या pH जो है वो भी किसी एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासिर कर सकती है। कैन salivary amylase ब्रेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्च। क्या salivary amylase जो है वो मुख्तलिफ तरह के स्टार्च को ब्रेक करता है।
कैन डाइट इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, क्या डाइट भी जो है वो सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है या मुतासिर करती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वो ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि एक स्टूडेंट लेगा और स्टूडेंट्स को जो है वो इन ऑब्जर्वेशंस के बाद जो है वो अपने रिजल्ट को देखना होगा कि क्या क्या जो है वो फैक्टर्स हैं सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी को जो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हेपेटाइटिस बी वायरस वाज फाउंड इन ब्लड ऑफ 10 persons. Only 6 of them were suffering from hepatitis B disease. Why? यहाँ वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो 10 शख्स हैं जिनके ब्लड में मौजूद है, तो क्यों ऐसा है कि सिर्फ 6 persons ऐसे होंगे जिन्हें हेपेटाइटिस बी डिजीज़ होगी, हेपेटाइटिस की बीमारी होगी। 10 में से सिर्फ 6 लोग ऐसे होंगे जिन्हें हेपेटाइटिस की बीमारी है और 4 को नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो इसमें जो है वो इसका रीज़न ये होता है कि एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसी भी वायरस का। Incubation period of a virus is the time between the infection and the appearance of symptoms. जब भी कोई वायरस बॉडी के ऊपर अफेक्ट करता है तो ऐसा नहीं होता कि वो वायरस फौरन से जो है वो सिम्टम्स जाहिर करना शुरू कर दे। वायरस बॉडी के अंदर जाके कुछ टाइम के लिए जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड में चला जाता है। वो टाइम होता है जिसमें उन पर्सन्स को जो कि यहाँ पर जिनकी बीमारी शो नहीं हो रही होती है उनको जो है वो कहा जाता है कि ये पर्सन्स जो है वो इन पर्सन्स के अंदर जो वायरस हेपेटाइटिस बी का वो इंक्यूबेशन पीरियड में है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अ वायरस इज द टाइम बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ अ सिम्टम। सबसे पहले हम इंक्यूबेशन पीरियड को डिफाइन करेंगे। ये एक ऐसा पीरियड होता है जो कि टाइम होता है इन्फेक्शन और सिम्टम्स के अपीयरेंस के दरमियान का। At this time, the person is infected with the virus, but there are no symptoms and effects. इस टाइम पर क्या होता है, पर्सन इन्फेक्टेड तो हो चुका हुआ होता है, वायरस से मुतासिर हो चुका हुआ होता है, लेकिन सिम्टम्स उस वक्त जाहिर नहीं हो रहे होते हैं। The persons that had hepatitis virus in their blood would have had it in the incubation period. वो पर्सन्स जिसे हेपेटाइटिस वायरस है यानी उसके ब्लड में प्रेजेंट है वो जो है वो उस वक्त क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड में होगा। सो दे वर नॉट सफरिंग फ्रॉम द डिजीज एज द वायरस वाज नॉट एक्टिव। और जब तक वो वायरस एक्टिव नहीं हो जाता है, जब तक उस पर्सन को, उस शख्स को वो डिजीज या वो बीमारी नहीं होगी या उस पर सिम्टम्स जाहिर नहीं होंगे। इट वॉज एन इंक्यूबेशन पीरियड और इसी को जो है वो हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे बुक एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कि हमारे यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर्स थे। उम्मीद है आप लोगों को ये बुक एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और आपको ये समझ आ गया होगा कि कोई भी रीजन क्वेश्चंस या रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे तो उनको हमें किस तरह से उनका आंसर देना है, उनका हमें जवाब किस तरह से देना है। और अगर कोई प्रॉब्लम, आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है इन क्वेश्चंस को या इस तरह के और मज़ीद कुछ क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में हैं और उनके आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।